हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में अभी हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अंटार्कटिक हेयर ग्रास और अंटार्कटिक पर्ल वॉर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। अंटार्कटिक हेयर ग्रास एंड अंटार्कटिक पर्ल वॉर्ट के संबंध में पहला कह रहा है अंटार्कटिक हेयर ग्रास और अंटार्कटिक पर्ल वॉर्ट अंटार्कटिक के मूल फूल वाले पौधे हैं। आपको बताना है ये अंटार्कटिक के मूल फूल वाले पौधे हैं या नहीं है। दूसरा कह रहा है गर्मी की हवा के और अधिक गर्म होने के कारण ये तेजी से वृद्धि करते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तीसरा कथन ये कह रहा है ये छोटी मौसम अवधि के लिए अनुकूलित है और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हवा के तापमान के साथ बर्फीली परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। आपको बताना है कि 0 डिग्री से कम ताप पर ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पहले कथन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये हमारा कथन सत्य है। ये अंटार्कटिका के मूल पौधे हैं और फूल वाले पौधे हैं। ये भी हमारा कथन इस दृष्टि से सही हो गया। अब हम दूसरे कथन की तरफ देखते हैं। दूसरा कह रहा है गर्मी की जो हवा बढ़ती है, हवा में वृद्धि होने के कारण ये ग्रोथ में तेजी होती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। अब हम तीसरे कथन के बारे में जान लेते हैं मित्रों। हमारा तीसरा कथन ये आपको बता देता हूँ। ये बर्फीली जो क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, उसके लिए अनुकूलित है। आप सभी को ये तो पता ही होगा, अंटार्कटिका में है तो बर्फीले क्षेत्र में अनुकूलित है। और साथ में मित्रों 0 डिग्री से अगर नीचे तापमान है, यह हवा है, उस स्थिति में भी ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया और तीनों कथन दोस्तों हमारा सही हो गया। आपको सही कथन ही पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, 1, 2 और 3। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये कह रहे हैं 2 देशी फूल वाले पौधे जो तापमान के गर्म होने पर तेजी से ग्रोथ करते हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य हो गया था। और आगे ये कह रहा है इन प्रजातियों के प्रसार से मिट्टी की अम्लता, मिट्टी में बैक्टीरिया, कवक और कार्बनिक पदार्थों के विखंडन में परिवर्तन होगा। ये आगे कथन कह रहा है। और साथ में ये भी कह रहा है कि अनुकूलित हैं पौधे उस मौसम अवधि के लिए और 0 डिग्री से नीचे अगर तापमान हवा है तो भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमारे पहले कथन का सत्य हो गया, दूसरा कथन भी सत्य हो गया, तीसरा कथन भी सत्य हो गया। पहले का आंसर सही डी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघु द्वीपीय राज्यों के गठबंधन अलायंस ऑफ स्मॉल आइसलैंड स्टेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है ये गठबंधन हिंद महासागर के चारों ओर स्थित लघु द्वीपों का एक संगठन है। बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, ये हमारा कथन सत्य है। ये जो हिंद महासागर के चारों ओर तटीय और मध्य में अवस्थित द्वीपीय देश हैं, उनका एक संगठन है जो अपने आप को, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उनकी दृष्टि से अपने आप को संगठित करता है और उनकी एक प्रभावी प्रतिक्रिया के उद्देश्य से इस संगठन को बनाया गया था। इस दृष्टि से अब देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है ये संगठन अपने सदस्यों को जलवायु वार्ताओं के लिए एक साथ संगठित होने में मदद करता है। तो मित्रों, मैंने बता दिया पहले ही आपको, इसका मुख्य मोटिव यही है कि जलवायु वार्ताएं, जलवायु से द्वीपीय देशों में जो इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को रोकने के लिए वार्ताएं करते हैं और सहयोग की भावना से उसकी बेहतर प्रतिक्रिया करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। अब हम तीसरे कथन की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है जलवायु वार्ताओं को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ भागीदारी करता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये जलवायु की प्रभावी प्रतिक्रिया के उद्देश्य से इसने जो अपना यूरोपीय आयोग है उसके साथ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है ताकि जलवायु से बेहतर, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बेहतर निपटान कर सके। इसी उद्देश्य से इसने भागीदारी की है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो आपको सही कथन ही पूछा है तो हमारे इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1, 2, 3। इसके बारे में जान लीजिए।
ये समारी तटीय विकासशील देशों और लघु द्वीपीय तटीय देशों का संगठन है। और इसका जो मेन जो मोटिव है यही है कि जो सुभेद्यता है, जलवायु, उनकी समस्याएं हैं, उनको उजागर करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया करना एक प्रभावी तरीके से। और ये आगे ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती के लिए ऐतिहासिक वैश्विक प्रतिबद्धताओं को प्रभावी रूप से लागू करना। इनका मोटिव ये जो अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताएं हैं जो ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में, उनको लागू करना भी इनका मेन मोटिव है। एक साझेदारी आधारित संगठन है, आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी कह रहा है यूएनडीपी और यूरोपीय आयोग के साथ इसने जलवायु वार्ताओं को प्रभावी ढंग से करने के लिए सहयोग किया है। इस दृष्टि से देखें तो ये कह रहा है विश्व की कुछ जटिल समस्याएं हैं, उनको भी ये निपटान करने के उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया है। आगे ये संसाधनों को पुल करने और जलवायु वार्ताओं को सामूहिक आवाज़ को बुलंद करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीनों कथन इसके सत्य हो गए और इसका सही आंसर डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है, आपको सही कथन पूछा है। पहला ये कह रहा है ये रिपोर्ट स्वीडन स्थित वीडैम संस्था द्वारा जारी की जाती है, आपको बताना है इस कथन सत्य है या असत्य है। ये रिपोर्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में देशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 शासन प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जो रिपोर्ट है लोकतंत्र रिपोर्ट, ये वीडैम संस्था के द्वारा जारी की जाती है। इसमें 4 प्रणालियाँ हैं, उसमें वर्गीकृत किया गया है। जो लोकतंत्र प्रणाली है उसमें जो किस स्थिति में कितना स्कोर है उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। और तीसरा कथन ये कह रहा है ये रिपोर्ट भारत को चुनावी लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत करती है। तो मैं तो बता देता हूँ, भारत को चुनावी लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है, ये चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया, पहला और दूसरा सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर मित्रों ऑप्शन बी हो गया, केवल 1 और 2। इसके बारे में आप जान लीजिए, ये स्वीडन स्थित एक जो वीडैम संस्था है उसके द्वारा जारी की जाती है। और साथ में ये ध्यान रखना ये वार्षिक लोकतंत्र रिपोर्ट है, प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। तो इसके 4 सूचकांक है, ये उदार लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र और चुनावी निरंकुशता और बंद निरंकुशता, आपको ये ध्यान रखना है। भारत है जो इस श्रेणी में है, चुनावी निरंकुशता, ये कह रहा है भारत का स्कोर जो 93वें स्थान पर है और चुनावी निरंकुशता की श्रेणी में रखा गया है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर बी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार सरकारी अनुमोदन मार्ग से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लिए एफडीआई की सीमा 50% से कम है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य के। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एफडीआई की सीमा कितनी है, आपको ये बताना है। वर्तमान नियमों के अनुसार वैश्विक निवेशकों को सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ में भाग लेने की अनुमति नहीं है, आपको बताना है कि जो वैश्विक निवेशक हैं उसको जो आईपीओ है उसमें भाग की अनुमति है या नहीं है, आपको बताना है। ये कथन हमारा सत्य है या असत्य है। तीसरा कथन ये कह रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स एक कंपनी द्वारा सेबी को दायर किया गया एक दस्तावेज है जब ये प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने की योजना बना रहा है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य, आपको इसके बारे में बताना कि ये इसकी परिभाषा सही है या नहीं है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो एफडीआई की नीति के अनुसार जो सीमा निर्धारित की गई है वो 20% है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया या 50% से कम की कह रहा है और हमारे 20% है। अगर आप दूसरे कथन पे गौर करोगे कि आईपीओ में विदेशी निवेशकों को परमिशन नहीं की बात कर रहा है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है, वो परमिशन है उनको, वो भाग ले सकते हैं आईपीओ के तहत। इस दृष्टि से देखें तो हमारा
दूसरा कथन असत्य हो गया। अब आप दूसरा निकाल देते हो तो ये कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो ए तो दोनों में आ रहा है तो हमारा सही हो गया। और इसके बारे में बता देता हूँ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है उस टाइम ये दस्तावेज दायर किया जाता है सेबी के पास। और इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया, क्योंकि ये सार्वजनिक निर्गम के बारे में कह रहा है। हमारा तीसरा भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 1 और 3 सही है। तो हमारा सही आंसर सी हो गया, 1 और 3। इसके बारे में जान लीजिए मित्रों। ये अनुमोदन मार्ग से 20% की सीमा जो अपने 50% से कम कह रहा है, तो हमारा ये कथन सत्य हो गया था पहला। और जो ये दस्तावेज के बारे में कह रहा है जो दायर कर सकते हैं, जो निवेशकों को कंपनी शेयर बेचकर जनता धन जुटाने की योजना बना रहे हैं, ये भी हमारा कथन सत्य है। निवेशकों को कंपनी शेयर बेच के धन जुटाने की योजना बना रहा है। दस्तावेज निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये कंपनी के व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रमोटरों और कंपनी के आईपीओ दाखिल करके धन जुटाने के उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। ये जो धन जुटाती है कंपनी, उस टाइम जो कंपनी की तरफ से जानकारी होती है वो इस दस्तावेज में पूर्ण रूप से दी जाती है, ताकि जो भी इसमें निवेश करना चाहते हैं, निवेशक है, संचालक है, जो भी प्रमोटर वगैरह है, उसको इसके नीति के बारे में सही से पता चल जाए। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया और इसमें विदेशी निवेशकों को अनुमति है मित्रों। इस दृष्टि से हमारा दूसरा सही गलत हो गया था, पहला और तीसरा सत्य हो गया, तो इसका सही आंसर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से ओपेक के सदस्य हैं, कौन से नहीं हैं। पहला कह रहा है अंगोला, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा इंडोनेशिया, 4th नंबर वेनेजुएला और 5th नंबर कतर। आपको सही कथन बताना है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो इंडोनेशिया और कतर हैं ये इसके सदस्य नहीं हैं, ये इनसे बाहर हो गए थे, आप सभी को पता होगा। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा अगर तीसरा निकाल देते हैं और 5 नंबर निकाल देते हैं, तो तीसरा इसमें आ रहा है ये नहीं होगा, तीसरा इसमें आ रहा है ये नहीं होगा, और 5 नंबर इसमें आ रहा है ये भी नहीं होगा। अब आपके पीछे बचे ऑप्शन है, तो मित्रों हमारा पहला कथन भी सत्य है, ये भी है, अंगोला है, नाइजीरिया भी इसका सदस्य है, वेनेजुएला भी इसका सदस्य है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर जो हमारे पास सी बचा है, इसका सी होगा 1, 2 और 4। ओपेक के बारे में जान लीजिए, ये सदस्य उनके मैंने दे रखा है। साथ में मित्रों आपको ये भी बता देता हूँ, इसका पीडीएफ मैं द स्टडी आईएएस विद सन ऑफ देवासी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और रिवाइज कीजिए। और साथ में ये बता देता हूँ इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर, ये जो पहले इनके सदस्य थे अब नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। और इसी के साथ मित्रों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।